रन देवी टीचिंग 2.6 में आप सभी का स्वागत है एवं वेलकम है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 7 की हिस्ट्री का चैप्टर 6। कक्षा 7 की हिस्ट्री का चैप्टर 6 पढ़ने जा रहे हैं, जो कि नगर व्यापारी और शिल्पी जन के बारे में। नगर व्यापारी एवं शिल्पी जन के बारे में आज हम जानेंगे। किस प्रकार से नगर होते हैं, किस प्रकार के व्यापारी, किस प्रकार के शिल्पी जन, जैसे कि यहाँ पर चित्र दिया गया है पहले से ही। तो हम इनके बारे में आज जानेंगे, समझेंगे। NCERT 6 to 8 इस चैनल पर पढ़ाई जा रही है, तो आप सभी जाकर देख सकते हो। प्ले लिस्ट बना दी गई है इस चैनल पर, और चैप्टर वाइज प्ले लिस्ट बनी है, तो उसमें डला है, हिस्ट्री के चैप्टर वाइज डल रहे हैं, तो आप उस पर जाकर देख सकते हो। सारी NCERT 6 to 8 सारी NCERT आपको पढ़ाई जाएगी इस चैनल पर। आप अगर सपोर्ट दिखाओगे, पढ़ोगे, तो पढ़ाई जाएंगी। आप नहीं पढ़ोगे तो फिर किस लिए पढ़ाएंगे। इसलिए आप सभी पढ़ो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। जो नए आए होंगे, जो पुराने हैं तो वो तो देखिए और अच्छा से कमेंट कीजिए कोई, और जो पुराने नए आए हुए हैं वो लाइक, कमेंट एवं सब्सक्राइब कर दीजिए, और फिर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपके पास हर नोटिफिकेशन मिल सके आपको, और आप क्लास को ज्वाइन कर सको सही समय पर और डेली वाइज। चलो आगे स्टार्ट करते हैं, टाइम ना गवाते हुए क्लास को। और प्ले लिस्ट बना दी गई, और इसी चैनल पर जो भी 6 to 8 NCERT पढ़ रहा, उसके साथ में सी टेट का पेपर दे रहा, सी-टेट पेपर 2 का, तो सोशल साइंस का सी-टेट पेपर 2 का। तो प्रीवियस ईयर पेपर लगवाए जा रहे हैं। क्या इस चैनल पर क्या लगवाया जाए? प्रीवियस ईयर के संपूर्ण पेपर 2011 से 2023 तक के जितने भी पेपर हैं, प्रीवियस ईयर के सी-टेट पेपर 2 के सोशल साइंस के पेपर भी लगवाए जा रहे हैं, तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हो। उसकी भी बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर के पेपर लगाना, क्योंकि ये पढ़ोगे थ्योरी और आप पेपर भी साथ में लगाओगे, तो आपको उसका नॉलेज होगा कि आप कितना अचीव कर पा रहे हैं, कितना कंटेंट आपने अभी तक ग्रहण किया है, कितने नंबर ला पा रहे हो। जैसे कि एग्जाम हॉल पर उतने नंबर ला पाओगे या नहीं, आपको कन्फ्यूजन सब कुछ क्लियर होगा आप ये लगाओगे अगर पेपर तो, क्योंकि पेपर लगाने से हमें पता चलता है किस प्रकार का पेपर आता है। चलो स्टार्ट करते हैं। मध्य और दक्षिण भारत में व्यापार और शिल्पकारी उत्पादन के कुछ प्रमुख केंद्र थे। मध्य एवं दक्षिण भारत, जो मध्य है ना हमारे भारत का, मध्य एवं नीचे दक्षिण भारत में व्यापार एवं शिल्पकारी के उत्पादन के कुछ प्रमुख केंद्र थे। देखते हैं, देखो भारत हमारा ये रहा, क्या भारत, यहाँ से ऐसे ये रहा हमारा भारत। कौन सा? ये है मध्य भारत कहलाएगा, ये कहलाएगा हमारा क्या? दक्षिण भारत। तो मध्य भारत में जो शिल्पीकार व्यापार थे ना, शिल्पीकार थे ना, तो ये यहाँ पर थे व्यापार का सूरत, हमारे सूरत केंद्र था शिल्पी व्यापार का, ठीक है, सूरत में, ठीक है। ये हो गया मध्य भारत में। और दक्षिण भारत के थे जो क्या थे? हम्पी एवं मसूलीपट्टनम। तो ये मध्य भारत का हो गया, ये दोनों हो गए दक्षिण भारत के, क्या हम्पी एवं मसूलीपट्टनम। तो आपने मानचित्र के द्वारा देख लिए, तो आपको समझ आ रहा होगा कि मध्य में कौन सा है। तो मध्य में हमारा है, कौन सा है आप बताइए? सूरत। तो हमारा सूरत मध्य में याद आ गया होगा, अपने दिमाग में छवि रख लेते हैं हम, उस कारण हम आगे भी पढ़ने में हमें हेल्पफुल होता है कोई भी छवि को याद करके। जैसे हम मानचित्र देख लिया तो हमारे मन में बस गया कि सूरत कहाँ मिलेगी, हमें मध्य भारत में मिलेगी, एवं तो हम्पी एवं मसूलीपट्टनम कहाँ मिलेगा, तो हमारे माइंड में आ गया कि वो दक्षिण भारत में मिलेंगे। तो इस प्रकार से हम कोई भी क्वेश्चन करते, अगर चलो क्वेश्चन में भी ऐसे कई क्वेश्चन डाल दिए जाते हैं कि हम्पी एवं मसूलीपट्टनम कौन से भारत में, तो ऑप्शन में दिए रहते दक्षिण भारत, कौन से भारत नहीं, मतलब किस साइड, किस दिशा में है। तो आप हर प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन आंसर लगा सकते हो। चलो आगे देखते हैं। चोल राजाओं को राजधानी तंजावुर जैसा कि 1000 वर्ष पहले था, जैसा कि बाद में 1000 वर्ष पहले था, यात्रा पर चले, जैसा कि 1000 साल पहले, वर्ष पहले चोल राजाओं को राजधानी तंजावुर से यात्रा पर चले थे वो। फिर है 22 में, सॉरी दोस्तों थोड़ा ब्लर दिख रहा है, तो मैं आपको पढ़ के बता दे रही हूँ, जिससे आपको समझ नहीं आ गया है तो आने लगेगा। 22 में 12 महीने वाली कावेरी नदी इस सुंदर नगर के पास बहती थी, एवं राजा राजराज चोल द्वारा निर्मित राजराजेश्वर मंदिर को
घंटियां बजती हुई सुनाई देती थी। लोग नगर के वास्तुकार कुंजर मल्लन, राजराज पेरुथंचन को पता है, क्योंकि को वास्तुकला को प्रशंसा करते हुए नहीं थकते थे, एवं क्योंकि उसने गर्व से अपना नाम को मंदिर की दीवार पर उत्कीर्ण किया था। मंदिर के भीतर एक विशाल शिवलिंग स्थापित है। तो मैं इसके बारे में समझाना चाहूंगी कि क्या है। ठीक है, तो जैसे कावेरी नदी है, तो इस सुंदर नगर के पास में बहती थी कावेरी नदी। ठीक है, कौन से सुंदर नगर, इस राजराजेश्वर मंदिर है ना, जो यहाँ कौन से राजा है, राजा राजराज चोल प्रथम है ना, जो राजराज प्रथम है ना राजा, तो इनके द्वारा निर्मित एक कौन मंदिर था, राजराजेश्वर मंदिर था। यहाँ पर घंटियां बजती सुनाई देती थी, एवं नगर के वास्तुकार कुंजर मनन करते दिखाई देते थे। राज हर प्रकार की वास्तुकला की प्रशंसा करते हुए दिखते थे। एवं इस प्रकार से राजराज ने, क्योंकि उसने गर्व से अपने नाम को मंदिर की दीवार पर उत्कीर्ण भी करवाया था, एवं भीतर की एक विशाल शिवलिंग भी स्थापित करवाई थी राज ने। फिर है तंजावुर और उसके निकटवर्ती नगर, तंजावुर एवं उसके निकटवर्ती नगर उरेयूर के सालिए बुनकर मंदिर के उत्सव के लिए झंडे झाड़ियां बनाने का कपड़ा, राजा और अभिजात वर्ग के लिए बढ़िया सूती कपड़े और जनसाधारण के लिए मोटा सूती वस्त्र तैयार कर रहे हैं। यहाँ से कुछ दूरी पर स्वामी मलाई में स्थापित अथवा मूर्तिकार उत्तम कांस्य मूर्तियां तथा लंबे सुंदर घंटा धातु के दो बन रहे थे। इसका मतलब ये है कि जो थे ना निकटवर्ती ओरियोर में साल बुने जाते थे मंदिर के उत्सव के लिए, झाड़ियाँ बनाई जाती थी कपड़ा का। तो उसमें क्या होता था, जो अभिराज वर्ग के यानी बड़े ऊंचे थोड़े वर्ग के थे, तो उनको सूती वस्त्र दिए जाते थे, और जो जनसाधारण थे यानी पब्लिक थी, तो उनको दिए जाते थे मोटा सूती वस्त्र तैयार करने को। तो इस प्रकार से थोड़ा भेदभाव रहता था। एवं स्वामी मलाई में स्थापित अथवा मूर्ति कला का उत्तम क्या है, कांस्य की मूर्तियाँ, लंबे सुंदर कांस्य की मूर्तियाँ तथा लंबे सुंदर घंटा धातु के दीप बन रहे थे। ठीक है, वहाँ पर फिर आगे चलते हैं कि मंदिर, नगर और तीर्थ केंद्र, जे राजराजेश्वर मंदिर के बारे अगल बगल का बात है, सब कुछ बताया जा रहा है उनके बारे में। फिर है तंजावुर, एक मंदिर नगर का भी उदाहरण है। जो तंजावुर है ना, एक मंदिर नगर का भी उदाहरण है। मंदिर नगर नगरीकरण का एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रतिरूप प्रस्तुत करते हैं, एवं मंदिर अक्सर समाज और अर्थव्यवस्था दोनों के लिए ही अत्यंत महत्वपूर्ण होते थे। वो तो आज भी है कि मंदिर हैं जो वो अक्सर समाज एवं अर्थव्यवस्था दोनों के लिए ही अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। फिर है कि तीर्थयात्रियों तथा तीर्थ मोस्ट इम्पोर्टेंट पढ़ा है दोस्तों, इसीलिए हाईलाइट करके रखा है कि जो बीच की चीज़ें हैं वो उतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, तो क्यों हम उसको टाइम वेस्ट करें अपना, तो वो पढ़ेंगे ना जो पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है। तो तीर्थयात्रियों तथा पुरोहित पंडितों को भोजन कराया जाता था और पर्व उत्सव मनाए जाते थे। जैसे कोई तीर्थयात्री है तो उन्हें तीर्थयात्री तथा पुरोहित पंडितों को भोजन इन सभी को कराया जाता था, एवं पर्वोत्सव मनाए जाते थे। वह कांसा, घंटा धातु और लुप्त मोम तकनीक, तो यह है कांसे की मूर्ति, आप देख सकते हो। तो उसको अच्छे से देख लेते हैं। यह कालियानाग हमारे, तो उन पर खड़े हमारे कृष्ण भगवान, तो उनकी मूर्ति कांसे की बनाई हुई दिखाई गई है आप सभी को। तो कांसा एक मिश्र धातु होती थी। कांसा क्या होती थी, एक मिश्र धातु होती थी जो तांबे और रंगे टीन के मेल से बनती थी, एवं घंटा धातु में रंगे का अनुपात किसी भी अन्य किस्म के कांसे से अधिक होता था। यह घंटे जैसी ध्वनि उत्पन्न करती है। फिर है चोलकालीन कांस्य मूर्तियाँ। चोलकालीन की जो कांस्य मूर्तियाँ हैं लुप्त मोम तकनीक से बनाई जाती थी। जो जैसे पूछा जा सकता है कि चोलकालीन कांस्य मूर्तियाँ किस तकनीक से बनाई जाती थी, तो लुप्त मोम तकनीक से बनाई जाती थी। इस प्रविधि के अंतर्गत सर्वप्रथम मोम की एक प्रतिमा बनाई जाती थी। इसे चिकनी मिट्टी से पूरी तरह लीप कर सूखने के लिए छोड़ दिया जाता था। जब वह पूरी तरह सूख जाती थी तो उसे गर्म किया जाता था और उसके मिट्टी के आवरण में एक छोटा सा छेद बनाकर छेद को रास्ते पिघल। देखो बेसिकली ये है इसका मतलब कि
जो भी कांस्य मूर्तियाँ बनाते थे, जैसे कुछ भी बनाते थे XYZ चिकनी मिट्टी से बनाते थे, तो उसे कैसे बनाते थे प्रतिमाओं को, तो उन्होंने ये बताया कि जैसे मिट्टी है तो पहले मिट्टी का एक ढांचा तैयार करते थे, ठीक है, पहले मिट्टी का बनाते थे, फिर उसके अंदर जो खोल सा छोड़ देते थे अंदर ही अंदर, तो उसमें मोम भर देते थे बेसिकली। मोम भरने के बाद ऊपर अच्छी पताई लिपाई कर देते, फिर उसको जला देते थे तो मोम पिघल जाती थी और ऊपर का बेसिकली ढांचा बच जाता था। तो इस प्रकार से बताया गया है उसको कि ऐसे बनाते थे इन मूर्तियों को। तो यही है, इसमें बेसिकली कुछ ज़्यादा नहीं है। चलो नीचे देखते हैं अब हम। कांस्य मूर्ति हमने देख ली, जिसमें कृष्ण नांग राक्षस कालिया को काबू करते दिखाए गए हैं। फिर देखते हैं नीचे। इस प्रकार मंदिर नगरों का विकास हुआ। इसी रीति से मंदिरों के चारों ओर अनेक नगरों का आविर्भाव हुआ। जैसे मध्य प्रदेश में भिल्ल स्वामिन यानी भीलसा या विदिशा, जैसे कि मध्य प्रदेश में एक है क्या भीलसा भी उसी को बोलते हैं, और लेकिन अभी फिलहाल वर्तमान में उसको विदिशा बोला जाता है। तो पहले मध्य प्रदेश में उसको क्या भिल स्वामिन कहा जाता था, भिल स्वामिन या भिलसा कहा जाता था, तो अभी विदिशा कहा जाता है उसे, उसका उदाहरण दिया है। और गुजरात में सोमनाथ, जैसे कि गुजरात में क्या सोमनाथ, कुछ अन्य महत्वपूर्ण मंदिर, सॉरी दोस्तों, सोमनाथ गुजरात में क्या सोमनाथ, कुछ अन्य महत्वपूर्ण मंदिर तथा नगर तमिलनाडु में कांचीपुरम एवं मदुरै और आंध्र प्रदेश में तिरुपति। तो इस प्रकार से कुछ उदाहरण दिए हैं उन्होंने कि इन्होंने यहाँ पर होता था इस प्रकार से। तीर्थ स्थल भी धीरे धीरे नगरों के रूप में विकसित होते चले गए। एवं वृंदावन वृंदावन यानी उत्तर प्रदेश में। फिर है तिरुवन्नमलाई तमिलनाडु। ऐसे नगरों के दो उदाहरण हैं जो अजमेर यानी राजस्थान 12वीं शताब्दी में चौहान राजाओं की राजधानी था। 12वीं शताब्दी में चौहान राजाओं की राजधानी था क्या अजमेर। आगे चलकर मुगलों के शासन में वह सूबा मुख्यालय बन गया। क्या बन गया? सूबा मुख्यालय बन गया। फिर है यह नगर धार्मिक सह अस्तित्व का एक उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करता है। और सुप्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती यहाँ 12वीं शताब्दी में बस गए थे। और उनके दर्शनार्थी श्रद्धालु भी सभी पंथों मतों के हुआ करते थे। अजमेर के पास पुष्कर सरोवर है, जहाँ प्राचीन काल से ही तीर्थयात्री आते रहे हैं। फिर देखते हैं आगे कि उनमें आमतौर पर एक मंडपिका, बाद में जिसे मंडी कहा जाने लगा, होती थी। बेसिकली इसका ये मतलब है कि ये बताया जा रहा है कि 8वीं शताब्दी से ही उपमहाद्वीप में छोटे बड़े नगरों का सजग हुआ, बिछने लगा, मतलब संजाल सा सजने लगा, बिछने लगा। और वहाँ पर बड़े बड़े गांव का विकास हुआ, मंडी का हुआ, दुकानें लग गई, हाट बाजार को कहा जाता है। तो बेसिकली ये सब कुछ होने लगा, ऐसे विकसित हुआ, मान के चलो गांव शहर। इस प्रकार से देखो कि ये शहर, देखो इस प्रकार से बाजार नगले नगे, सब कुछ बिकने लगा, दुकानें सजने लगी। इस प्रकार से बेसिकली इस चित्र के द्वारा आप समझ सकते हो, जो भी आप समझ रहे हो। फिर आगे आमतौर पर कोई सामंत यानी परवर्ती काल का जमींदार इन नगरों में या इसके आसपास किलेबंदी कर महल बना लेता था। ऐसे सामंत व्यापारियों शिल्पीकारी तथा उनके व्यापार की वस्तुओं पर कर लगाते थे। और कभी कभी इन करों के संग्रहण का अधिकार उन स्थानीय मंदिरों को प्रदान कर देते थे, जिनका निर्माण स्वयं उनके द्वारा धनाढ्य व्यापारियों द्वारा कराया गया। ऐसा होता था। ऐसे अधिकारों का उल्लेख अभिलेखों में किया गया है, जो आज भी पाए जाते हैं अभिलेख। जैसे कि देखो इस प्रकार से लकड़ी पर नक्काशी की जा रही है। इस प्रकार नक्काशी की जा रही है लकड़ी पर, जो कर रहे हैं, ठीक है, कारीगर। ठीक है, आगे चलते मोस्ट इम्पोर्टेंट देखते जाते हैं, क्योंकि फिर है 8वीं शताब्दी और परवर्ती काल में अनेक ऐसे संघ थे। उनमें सबसे प्रसिद्ध संघ था कौन? मणिग्रामम। जो 8वीं शताब्दी और परवर्ती काल में अनेक ऐसे संघ थे, उनमें से सबसे प्रसिद्ध था कौन? मणिग्रामम और नानादेशी थे। कौन कौन था? मणिग्रामम एवं नानादेशी।
8वीं शताब्दी में बेसिकली परवर्ती काल में अनेक ऐसे संघ होते थे, जो कि उनमें सबसे प्रसिद्ध होते थे मणिग्रामम एवं नानादेशी। जो ये व्यापार संघ प्रायद्वीपीय के भी और दक्षिण पूर्व एशिया तथा चीन के साथ भी दूर दूर तक व्यापार करते थे ये दोनों, ठीक है। फिर इनके अलावा चेट्टियार और मारवाड़ी ओसवाल जैसे समुदाय भी थे, जो आगे चलकर देश के प्रधान व्यापारी समूह बन गए। एवं गुजराती व्यापारियों में हिंदू बनिया और मुस्लिम बोहरा दोनों समुदाय शामिल थे। फिर यही है कि वे चांदी लाते थे, फारस खाड़ी पूर्वी अब यहाँ पर फैले हुए थे, टिन मसाले यहाँ से लाते थे, वहाँ से ले जाते थे। ये पेपर में इतना इम्पोर्टेंट नहीं आता है। फिर है उष्णकटिबंधीय जलवायु। उष्णकटिबंधीय जलवायु में उगाए जाने वाले मसाले कौन से हैं? चलो देखते हैं कि उष्णकटिबंधीय जलवायु में उगाए जाने मसाले कौन है। काली मिर्च बेसिकली, दालचीनी, जायफल, सौंठ। जो कि उष्णकटिबंधीय जलवायु है उसमें उगाए जाते हैं कौन से मसाले? तो काली मिर्च, दालचीनी, जायफल, सौंठ यूरोपीय व्यंजनों के महत्वपूर्ण अंग बन गए थे और भारतीय सूती कपड़ा बहुत लुभावना होता था। ये चीज़ें ही यूरोपीय व्यापारियों को भारत तक खींच लाई थी। बेसिकली हर उसमें दिया गया, आपने पढ़ा हो तो पहले अच्छे से, कि यूरोपीय व्यापारी आए थे हमारे यहाँ, तो हर मसालों को देखकर बड़ी तरीक़ों से खिंच के चले आए थे। फिर है काबुल। काबुल अपने पहाड़ी और विषम भूदृश्य के साथ 16वीं शताब्दी से राजनीतिक और वाणिज्यिक दृष्टि से महत्वपूर्ण बन गया था। काबुल है ना, जो अपनी पहाड़ी और विषम भूदृश्य के साथ 16वीं शताब्दी से राजनीतिक एवं वाणिज्यिक दृष्टि से महत्वपूर्ण बन गया था। काबुल और कंधार सुप्रसिद्ध रेशम मार्ग से जुड़े हुए थे। काबुल एवं कंधार है ना, जो सुप्रसिद्ध रेशम मार्ग से जुड़े हुए थे। फिर है आगे देखते हैं मुझसे काबुल से मेवे, काबुल से क्या क्या आता था, ठीक है। काबुल से मेवे, खजूर, गलीचे, रेशमी कपड़े, ताजे फल ऊँटों पर लाद कर लाए जाते थे और उपमहाद्वीप व अन्य भागों में बेचे जाते थे। इनके अलावा गुलाम भी बिक्री के लिए लाए जाते थे वहाँ से, ठीक है। फिर नगरों में शिल्प को देखते हैं। तो बीदर के शिल्पकार तांबे तथा चांदी में जड़ाई के काम के लिए इतने अधिक प्रसिद्ध थे कि इस शिल्प का नाम ही टीबीदर पड़ गया। क्या पड़ गया? टीबीदर पड़ गया था। पांचाल अर्थात विश्वकर्मा समुदाय, इस शिल्प का नाम ही बीदरी पड़ गया था। क्या? इस शिल्प का नाम बीदरी ही पड़ गया था। जैसे पंचाल अर्थात विश्वकर्मा समुदाय, जिसमें क्या है कि सुनार, कसेरे, लोहार, राजमिस्त्री और बाड़ई भी शामिल होते थे। मंदिरों के निर्माण के लिए आवश्यक थे। इसके अलावा वे राजमहलों में हर जगह तालाब बनाया करते थे, महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते थे। सभी प्रकार की समृद्धशाली बुनकर समुदाय अदा करते थे। इसी प्रकार सालियार या कोलार जैसे बुनकर भी समृद्धशाली समुदाय बन गए थे और वे मंदिरों को भारी दान दक्षिणा दिया करते थे। वस्त्र निर्माण से संबंधित कुछ अन्य कार्य जैसे कपास को साफ करना, काटना, रंगना भी स्वतंत्र व्यवसाय बन गए थे, जिनके लिए विशेषज्ञता की आवश्यकता होती थी। इस प्रकार से देखो, पीतल के इस मोमबत्ती, अच्छे से चेक कर लो, ये है क्या? मोमबत्ती। थोड़ा छोटा कर ले, ये है हमारी क्या? मोमबत्ती। तो बेसिकली मोमबत्ती है जो पीतल के इस मोमबत्ती दान पर काला आवरण है। जो पीतल की मोमबत्ती है ये देखो दोस्तों, तो उस पर काला आवरण है। फिर है हमारा क्या? ये है हमारा सॉल का वार्ड है। जो सॉल जानते हैं ना, सॉल हम ओढ़ते हैं ठंडियों में, अपने ऊपर ढकते हैं सॉल से। तो ये हमारा सॉल का क्या? बोर्ड है। इस प्रकार से बनते थे, सॉल का बोर्ड है, आप देख सकते हो, ठीक है, उस समय। फिर है आगे देखते हैं अब हमारा बदलते भाग क्या देखना है। अब देखते हैं हम्पी, मसूलीपट्टनम और सूरत नज़दीक से एक नज़र डालते हैं इन पर। हम्पी की वास्तुकला का सौंदर्य। तो हम्पी नगर कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों की घाटी में स्थित है। हम्पी कहाँ स्थित है? कृष्णा एवं तुंगभद्रा नदियों की घाटी में स्थित है। यह नगर 1336 में स्थापित विजयनगर साम्राज्य का केंद्र स्थल था। यह नगर 1336 में स्थापित किसका साम्राज्य केंद्र था? तो विजयनगर। मोस्ट इम्पोर्टेंट आता है एग्जाम में कि किस साम्राज्य का केंद्र था, ठीक है।
तो ये था विजयनगर साम्राज्य का केंद्र था हम्पी। हम्पी बेसिकली ये क्वेश्चन ऐसे आ सकता, हम्पी किस साम्राज्य का केंद्र था? तो हम्पी विजयनगर साम्राज्य का केंद्र था। हम्पी के शानदार खंडहरों से पता चलता है कि उस शहर की किलेबंदी उच्च कोटि की थी। हम्पी के शानदार खंडहरों से पता चलता है कि उस शहर की किलेबंदी उच्च कोटि की थी। किले की दीवारों के निर्माण में कहीं भी गारे चूने जैसी किसी भी जोड़ने वाले मसालों का प्रयोग नहीं किया गया था और शिलाखंडों को आपस में फंसाकर गूंथा गया था। हम्पी के अहाते की टूटी हुई दीवार से बुर्ज का दृश्य दिखाया गया। फिर आगे चलते हैं, ये हम्पी की टूटी हुई दीवार से, जैसे यहाँ अच्छे से देखते हैं, हम्पी की जो टूटी हुई दीवार से बुर्ज का दृश्य दिखाया गया। ये हमारा क्या बुर्ज, ये है हम्पी की दीवार। तो हम्पी की दीवार से जो टूटी हुई टूट गई है यहाँ, तो यहाँ से दिखाया गया है हमारा क्या बुर्ज। चलो आगे बढ़ते हैं अब हम, कि एक किलाबंद नगर, किसके बारे में पढ़ना अब हमें, कि एक किलाबंद नगर। तो एक पुर्तगाली यात्री एक पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पेज से 16वीं शताब्दी में हम्पी नगर का वर्णन इस प्रकार किया। देखते हैं, गोवा से आने वाले लोग जिस प्रवेश द्वार से गुजरते, उस द्वार के भीतर राजा ने एक अत्यंत संदृढ़ प्राचीर बंद नगर बसा रखा है, जो दीवारों और बुर्जों से सुरक्षित है। ये दीवार अन्य नगरों की दीवारों जैसी नहीं है, बल्कि बहुत मजबूत राजगिरी का ऐसा नमूना है जो अन्य भागों में बहुत कम देखने को मिलेगा। उसके भीतर उसी रीति से बनाए गए भवनों की अत्यंत सुंदर कतारें हैं, जिनकी छतें सपाट चपटी हैं। आगे देखते हैं, ठीक है, बता दिया ना इसके बारे में कि किस प्रकार से इसकी योजना है। फिर आगे देखते हैं हम, हम्पी की वास्तुकला विशिष्ट प्रकार की थी। वहाँ के शाही भवनों में भव्य मेहरा और गुम्बद थे। वहाँ स्तंभों वाले कई विशाल कक्ष भी थे, जिनमें मूर्तियों को रखने के लिए आले बने हुए थे। आले यानी अलवारी बनाई जाती है ना जो, तो उनमें रखते हैं, ठीक है, मूर्तियाँ। फिर वहाँ सुनियोजित बाग बगीचे भी थे, जिनमें कमल और टुंडों की आकृति वाले मूर्ति कला के नमूने थे। 15वीं 16वीं शताब्दियों में अपने संवृद्ध काल में हम्पी कई वाणिज्यिक और सांस्कृतिक गतिविधियों से गुंजायमान रहता था। इन दिनों हम्पी के बाजारों में मुस्लिम सौदागरों, चिट्टियों और पुर्तगालियों जैसे यूरोपीय व्यापारियों के एजेंटों का जमघट लगा रहता था। फिर आगे देखते हैं, मंदिर सांस्कृतिक गतिविधियों के केंद्र होते थे। मंदिर ही होते हैं अक्सर संस्कृतियों के गतिविधि के केंद्र, तो जहाँ पर हलचल मची रहती है। तो यहाँ देवदासियाँ, विरूपाक्ष शिव मंदिर के अनेक स्तंभ वाले विशाल कक्षों में देव प्रतिमा, राजा, प्रजाजनों एवं क्या समक्ष नित्य क्रिया करती थी, मतलब समक्ष राजा एवं प्रजाजनों के समक्ष नृत्य किया करती थी। महानवमी पर्व, जो आज दक्षिण में नवरात्रि पर्व कहलाता है, उन दिनों हम्पी में एक अत्यंत महत्वपूर्ण पर्व मनाया जाता था। नवमी के टाइम देखो इस प्रकार के, ये क्या है हमारी बेसिकली रथ की यात्रा है। रथ आप अच्छे से जान गए होंगे। फिर है आगे देखते हैं कि उन दिनों क्या होता था हमारे यहाँ, जहाँ हम्पी में महत्वपूर्ण पर्व मनाया जाता था उन दिनों, जहाँ दक्षिण में हमारे में क्या यहाँ मनाया जाता है, बेसिकली मध्य में दक्षिण में नवरात्रि का पर्व, तो उस टाइम मनाया जाता था कहाँ, हम्पी में। फिर महत्वपूर्ण पर्व मनाया जाता था। पुरातत्वविदों ने इन महानवमी मंच को खोज निकाला है, जहाँ राजा अपने अतिथियों का स्वागत सत्कार करता था। फिर आगे देखते हैं हमारा क्या मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 1565 में दक्कनी सुल्तानों गोलकुंडा, बीजापुर, अहमदनगर, बरार और बीदर के शासकों के हाथों विजयनगर की पराजय के बाद हम्पी का विनाश भी हो गया। कब हो गया? 1565 में दक्की सुल्तानों एवं गोलकुंडा, बीजापुर, अहमदनगर, बरार और बीदर के शासकों के हाथों हो गया था उसका विनाश, हम्पी का। फिर देखिए सूरत पश्चिम का प्रवेश द्वार। सूरत मुगल काल में केम्बे, आज के खंबात और कुछ समय बाद के अहमदाबाद के साथ साथ गुजरात में पश्चिमी व्यापार का वाणिज्य केंद्र बन गया।
सूरत ओजमुज की खाड़ी से होकर पश्चिमी एशिया के साथ व्यापार करने के लिए मुख्य द्वार था। जो सूरत है वो ओरमुज की खाड़ी से होकर पश्चिम एशिया के साथ व्यापार करने के लिए मुख्य द्वार था। सूरत को मक्का का प्रस्थान द्वार भी कहा जाता था। सूरत को मक्का का प्रस्थान द्वार भी कहा जाता था क्योंकि बहुत से हज यात्री जहाज से यहीं रवाना होते थे। यहीं से रवाना हुआ करते थे। फिर सूरत को मैंने बता दिया ना, मैप में आपने अच्छे से देखा हो तो, कि मध्य में हमारा सूरत किस में है, मध्य में, तो मैंने अच्छे से बता दिया है। ठीक है, फिर देखते हैं क्या। सूरत एक सर्वदेशीय नगर था। सूरत क्या था? सूरत एक सर्वदेशीय नगर था जहाँ सभी जातियों और धर्मों के लोग रहते थे। 17वीं शताब्दी में वहाँ पुर्तगालियों, डचों एवं अंग्रेजों के कारखानों एवं माल गोदाम थे। जो अंग्रेज इतिहासकार ओविंगटन ने 1689 में सूरत बंदरगाह का वर्णन करते हुए लिखा। अच्छे से ध्यान से सुनना कि अंग्रेज इतिहासकार ने ओविंगटन ने 1689 में सूरत बंदरगाह के वर्णन करते हुए लिखा है कि किसी भी एक वक्त पर भिन्न भिन्न देशों के औसतन 100 जहाज इस बंदरगाह पर लंगर डाले खड़े देखे जा सकते थे। तो सूरत में ऐसी अनेक दुकानें थीं जो सूती कपड़ा थोक और फुटकर कीमतों पर बेचती थी। ठीक है, समझ रहे हैं कि सूती कपड़ा थोक पर एवं फुटकर कीमतों पर बेचती थी। सूरत में ऐसी कई प्रकार की दुकानें थी। ठीक है, फिर है तथा उत्पादन की हानि पुर्तगालियों द्वारा समुद्री मार्गों पर नियंत्रण और बम्बई वर्तमान मुंबई से प्रतिस्पर्धा, जहां 1668 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना मुख्यालय स्थापित कर लिया था। आज सूरत एक महत्वपूर्ण वाणिज्यिक केंद्र है। आज सूरत क्या है? एक महत्वपूर्ण वाणिज्यिक केंद्र है। चलो फिर आगे देते हैं मसूलीपट्टनम या मछलीपट्टनम। बेसिकली जो मसूलीपट्टनम है या मछलीपट्टनम नगर कृष्णा नदी के डेल्टा पर स्थित है। कहाँ है? कृष्णा नदी के डेल्टा पर स्थित है। तो 17वीं शताब्दी में यह भिन्न भिन्न प्रकार की गतिविधियों का नगर था। हॉलैंड और इंग्लैंड दोनों देशों की ईस्ट इंडिया कंपनियों ने मसूलीपट्टनम पर नियंत्रण प्राप्त करने का प्रयत्न किया क्योंकि तब तक वह आंध्र तट का सबसे महत्वपूर्ण पत्तन बन गया था। मसूलीपट्टनम का किला हॉलैंड वासियों ने बनाया था। फिर है आगे देखते, जैसे मछुआरों का एक गरीब नगर था, जैसे उनके बारे में कहानियाँ भी दी गई हैं इसमें। पर देखते हैं, थोड़ा मोस्ट इम्पोर्टेंट देखते जाते हैं अपना टाइम लगाते हुए। जब मुगलों ने गोलकुंडा तक अपनी शक्ति बढ़ा ली तो उनके प्रतिनिधि सूबेदार मीर जुमला ने, जो कि स्वयं एक सौदागर था, हॉलैंड वासियों और अंग्रेजों को आपस में भिड़ाना शुरू कर दिया और 1686 से 1687 में मुगल बंदरगाह औरंगजेब ने गोलकुंडा को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। ठीक है, फिर है बेसिकली कि जब कंपनी के व्यापारी बम्बई वर्तमान बम्बई कलकत्ता, बम्बई कोलकाता और मद्रास वर्तमान चेन्नई चले गए, तब मसूलीपट्टनम अपने व्यापार और समृद्धि दोनों ही खो बैठा और 18वीं शताब्दी के दौरान उसका अंधपतन ही हो गया। आज वह एक छोटे से जीर्ण नगर से अधिक कुछ नहीं है। फिर है नए नगर और व्यापारी। ठीक है, नए नगर और व्यापारी 16वीं और 17वीं शताब्दियों में यूरोप के देश व्यापारिक उद्देश्यों से मसालों और कपड़ों की तलाश में लगे हुए थे, जो यूरोप और पश्चिमी एशिया दोनों जगह लोकप्रिय हो गए थे। अंग्रेजों, हॉलैंड वासियों और फ्रांसीसियों ने पूर्व में अपनी वाणिज्यिक गतिविधियों का विस्तार करने के लिए अपनी अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई। प्रारंभ में तो मुल्ला अब्दुल गफूर और बीजी बोरा जैसे कुछ बड़े भारतीय व्यापारियों ने, जिनके पास बड़ी संख्या में जहाज थे, उनका मुकाबला किया, किंतु यूरोपीय कंपनियों ने समुद्री व्यापार पर अपना नियंत्रण स्थापित करने के लिए
अपनी नौ शक्ति का प्रयोग किया। किसका? अपनी नौ शक्ति का प्रयोग किया। ठीक है। फिर है किसने? यूरोपीय कंपनी ने। और भारतीय व्यापारियों को अपने एजेंट के रूप में कार्य करने के लिए मजबूर कर दिया। ठीक है। भारतीय एजेंट होते ना, उन सभी को कार्य करने के लिए मजबूर कर दिया। फिर है अंग्रेज उपमहाद्वीप में सर्वाधिक सफल वाणिज्यिक एवं राजनीतिक शक्ति के रूप में उभर कर स्थापित हो गए। वस्त्रों जैसी वस्तुओं की मांग में तेजी आ जाने से अधिकाधिक लोगों ने कताई एवं बुनाई, धुलाई, रंगाई आदि का धंधा अपना लिया। इससे इन शिल्पों का बहुत विस्तार हुआ। भारतीय वस्त्रों के रूप, रंग और डिजाइन अधिकाधिक परिष्कृत होते गए। किंतु इस काल में शिल्पकारों की स्वतंत्रता घटने लगी। शिल्पी जन पेशगी की प्रणाली पर काम करने लगे, जिसका अर्थ यह था कि जिन्होंने यूरोपीय एजेंटों से पहले ही पेशगी ले ली थी, उन्हीं के लिए उन्होंने कपड़ा बुनना होता था। अब बुनकरों का अपना कपड़ा बुनाई के लिए नमूनों बेचने की स्वतंत्रता नहीं थी। उन्हें तो अपनी कंपनी के एजेंटों द्वारा निर्धारित डिजाइन के कपड़े उन्हीं की मांग के अनुसार बनाने पड़ते थे। फिर है 18वीं शताब्दी में बम्बई, कलकत्ता, मद्रास नगरों का उदय हुआ, जो आज प्रमुख महानगर है। शिल्प और वाणिज्य में बड़े बड़े परिवर्तन आए, और जब बुनकर जैसे कारीगर तथा सौदागर यूरोपीय कंपनियों द्वारा इन नए नगरों में स्थापित ब्लैक टाउन्स में स्थानांतरित हुए, तो ब्लैक यानी देसी व्यापारियों एवं शिल्पकारों को इन ब्लैक टाउन्स में सीमित कर दिया गया, जबकि गोरे शासकों ने मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज और कलकत्ता में फोर्ट सेंट विलियम्स की शानदार कोठियों में अपने आवास बनाए। 18वीं शताब्दी में शिल्प कलाओं तथा वाणिज्यों की कहानी हम अगले वर्ष पढ़ेंगे, यानी अगली 8वीं क्लास में पढ़ेंगे इसके बारे में हम। तो इस प्रकार से देखो, शिल्पकारियों ने दुकानें खोल ली और अपने अपने शिल्प कार्य चालू कर दिए। किसने कहाँ पर, सूरत में क्या हुआ, इंग्लैंड कंपनियों ने क्या किया, यूरोपीय कंपनियों ने क्या किया, इस प्रकार से। फिर हम देखते हैं अगला पार्ट, हमारा अगला यहाँ क्या है कि वास्को डी गामा के बारे में पढ़ना है, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक ना एक क्वेश्चन आ ही जाता है यहाँ वहाँ से, ले देखे वास्को डी गामा के बारे में पूछ ही लिया जाता है। तो चलो हम वास्को डी गामा को देखते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं। ठीक है। तो वास्को डी गामा और क्रिस्टोफर कोलंबस के बारे में पढ़ते हैं। तो 15वीं शताब्दी में यूरोपीय नाविकों द्वारा समुद्री मार्ग खोजने के अभूतपूर्व कार्य किए गए। उनमें से अनेक नाविक भारतीय उपमहाद्वीप तक पहुंचने का मार्ग खोजने और मसाले प्राप्त करने की इच्छा से प्रेरित थे। तो पुर्तगाली नाविक कौन सा? वास्को डी गामा हमारे कौन है? पुर्तगाली नाविक हैं। तो ये भी एग्जाम में आ सकता है कि वास्को डी गामा कहाँ के? तो पुर्तगाली नाविक हैं वो। फिर है कि अटलांटिक महासागर के साथ साथ यात्रा करते हुए केप ऑफ गुड होप से निकलकर हिंद महासागर को पार करके भारत पहुंचा। उसे अपनी पहली यात्रा को पूरा करने में 1 वर्ष से भी अधिक समय लगा एवं 1498 में कालीकट पहुंचा। कब पहुंचा? 1498 में वह कालीकट पहुंचा था। अगले वर्ष पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन लौट गया। अगले वर्ष पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन लौट गया। इस समुद्री यात्रा के दौरान उसके 4 में से 2 जहाज नष्ट हो गए और 170 यात्रियों में से केवल 54 ही जीवित बचे। इन प्रत्यक्ष खतरों के बावजूद जो मार्ग खोले या खोजे गए वे अत्यंत लाभकारी सिद्ध हुए। फिर इसके बाद क्या? उसके बाद जो अंग्रेज, हॉलैंडवासी और फ्रांसीसी नाविकों ने भी उनका अनुकरण करना प्रारंभ कर दिया। भारत पहुंचने के लिए समुद्री मार्गों की खोज का एक अन्य सुपरिणाम निकला, जिसकी किसी को आशा नहीं थी। एक इटलीवासी क्रिस्टोफर कोलंबस ने भारत पहुंचने का मार्ग खोजने के लिए अटलांटिक महासागर को पार करके पश्चिम की ओर यात्रा करने का निश्चय किया। उसका सोचना था क्या कि चूंकि पृथ्वी गोल है, इसलिए वह पश्चिम की ओर से क्या भारत पहुंच सकता है। तो वह 1492 में वेस्ट इंडीज के तट पर पहुंचा। वेस्ट इंडीज का नाम इसी भ्रांति के कारण पड़ा। उसके पीछे स्पेन और पुर्तगाल के नाविक और विजेता भी वहां आते रहे।
और उन्होंने मध्य और दक्षिण अमेरिका के बड़े बड़े भागों को अपने कब्जे में कर लिया और अक्सर उन प्रदेशों की पहले वाली बस्तियों को नष्ट कर दिया। तो बेसिकली मोस्ट इम्पोर्टेंट है इसमें क्या कि जो वास्को ड गामा था वो कहाँ का था, तो वो पुर्तगाली का था। फिर वास्को ड गामा कब आया भारत खोज में, तो वास्को ड गामा आया 1498 में। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, वास्को ड गामा कब आएगा, आया 1498 में आया वास्को ड गामा। फिर आगे चलते हैं। अब हमारे ये 4 क्वेश्चन है, तो जिसने पूरी थ्योरी लगा ली तो 4 क्वेश्चन लगा के आंसर दीजिए कमेंट में। ठीक है, आपने पूरा पढ़ाना तो आंसर कमेंट में दीजिएगा मुझे, तो आपको मैं एक क्वेश्चन बता सकती हूँ, बाकी आप क्वेश्चन आंसर में देखो पहला, जैसे कि पहला क्या है, तो पहले के कई प्रकार से क्वेश्चन, हर क्वेश्चन का कई प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं, ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन का। जैसे पहले का तो इसमें 2 क्वेश्चन बन रहे हैं कि वह राजराजेश्वर मंदिर बनवाया किसने था, तो बनवाया था राजराज प्रथम ने। तो देखो मैंने एक क्वेश्चन बता दिया। अब इसी से एक और बनना कि राजराजेश्वर मंदिर में बनाया गया था, यानी कौन सी शताब्दी में बनाया गया था, तो राजराजेश्वर मंदिर कौन सी शताब्दी में बनाया गया था। तो क्वेश्चन तो ये है, पर मैंने दूसरा बताया कि राजराजेश्वर मंदिर राजराज प्रथम ने बनाया था। ठीक है, फिर अजमेर सूफी संत से संबंधित थे, किससे संबंधित थे, तो ये मैंने आपको पढ़ाया है, तो वो किससे संबंधित थे, तो इसका क्वेश्चन देना। फिर है हम्पी किस साम्राज्य की राजधानी थी, तो ये भी मैं बता दूंगी, क्योंकि आपको कम से कम कितने, मैंने 2 बता दिए, तो 2 तो आप बता ही सकते हो कमेंट में, तो 2 बता देना मुझे। तो हम्पी किस साम्राज्य की राजधानी, तो हम्पी है विजयनगर साम्राज्य की राजधानी। हम्पी है दोस्तों विजयनगर साम्राज्य की राजधानी, हमने अभी ही पढ़ा। और फिर है हमारा कौन सा, हॉलैंड वासियों ने आंध्र प्रदेश में किस पर अपनी बस्ती बसाई है। तो इस प्रकार से 2 क्वेश्चन आप दोगे, ए वाला 2 मैं दे चुकी हूँ, तो कमेंट करके बताइएगा और लाइक सब्सक्राइब एवं शेयर कर दीजिएगा सभी को, और क्वेश्चनों के आंसर भी दे देना आप सभी कमेंट करके। तो मुझे आशा होगी कि आपने अच्छे से पढ़ा है और आंसर भी दे पा रहे हो। ठीक है, और प्रीवियस ईयर के पेपर भी इसी चैनल पर लगाए जा रहे हैं, तो आप चेकआउट कर सकते हो एवं शेयर कर दीजिए दोस्तों। अगली क्लास अगले का वेट करिए, चलो अगली देखते। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू।